जय हिंद। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस। और आज हम शुरू कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो हमारा टॉपिक था, यूनिट थी, पहली यूनिट 12th की, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि माहवारी, मासिक धर्म और पीरियड्स। ठीक है, इन कई सारे नामों से हम उनको जानते हैं। नॉर्मली पीरियड्स करके ज़्यादा प्रचलित नेम है कि पीरियड्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और ये एक फीमेल्स के अंदर होने वाली सामान्य प्रक्रिया है, सामान्यता होने वाली, हर महीने होने वाली एक प्रक्रिया है। और इसका जो मेन पर्पस है, मतलब होने का, वो ये रहता है कि कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर है, रेडी टू प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होती है, ठीक है ना। उसके लिए ये एक साइन होता है ना, किसी भी फीमेल का, कि हाँ वो उसके लिए बच्चे पैदा करने के लिए वो प्रिपेयर है। इस चीज़ के लिए वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका एक सिम्टम है या साइन है, एक तरह का साइन है। सिम्टम सुनेंगे, साइन है, ठीक है। तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये आता है आपका एक जो टाइम होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का टाइम का मतलब है कि जब आपका फर्स्ट पीरियड आता है, फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं मेनार्क। जब फर्स्ट पीरियड आता है उसके बाद से लेकर, है ना, ये आपका शुरू हो जाता है, जिसको प्रोलिफरेटिंग फेज भी बोलते हैं, मतलब एक रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल देते हैं किसी भी फीमेल की। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है, और जो है रिप्रोडक्टिव फेज के अलावा जो है इसका मैच्योरिटी भी, है ना, सेक्स ऑर्गन की जो मैच्योरिटी है वो भी प्रॉपर हो जाती है, और उसका ये इंडिकेशन होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द सीरीज ऑफ द चेंजेस, हार्मोन चेंजेस एंड सम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो चेंजेस आते हैं, उनको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के थ्रू हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस यूट्रस में, ओवरीज में होने के लिए, किसके लिए? टू मेक द प्रेगनेंसी पॉसिबल। प्रेगनेंसी पॉसिबल हो उसके लिए यूट्रस यानी कि वोम और उसके ओवरीज में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल वर्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल वर्ड अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल वर्ड का मतलब होता है कि जो ब्लीडिंग जो निकलती है, कुछ ब्लीडिंग निकलती, ब्लड निकलता है, और साथ में कुछ टिश्यूज निकलते हैं, ठीक है। जब ये जो यूट्रस है उसकी जो एंडोमेट्रियम है, जब वो सेड ऑफ होती है, ठीक है, तो वो सब जो है उसके साथ निकलता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुअल ब्लड करके भी कभी कभी टर्म देखने को मिलता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड हो रहा है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन होती है इसका लगभग 1 से 2 दिन, 3 दिन, है ना, किसी का 1 दिन, बस मिनिमम 1 दिन तो बहुत ही रेयरली मिलता है देखने को, ज़्यादातर 2 से 3 दिन, 4 दिन, मैक्स से मैक्स 5 दिन तक जो है ये मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल मतलब ब्लड ब्लीडिंग रहती है, ब्लड निकलता है। फिर उसके बाद जो है शुरू हो जाता है आपका बाकी के अदर फेजेस शुरू हो जाते हैं, और इसमें ये एक इंडिकेशन होता है कि हाँ ये वुमेन या फीमेल जो है प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर है, ठीक है ना, उसकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, ठीक है। ओवेरियन साइकिल कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड द रिलीज एग एंड द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवेरियन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, जो एग भी रिलीज होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, ठीक है। और बाकी एम्ब्रियो के लिए रिसीव करने के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी ये प्रिपेयर हो चुके हैं। ये सब सारी चीज़ का साइकिल होते हैं। दीज साइकिल्स आर मोस्टली अप्रॉक्स 21 डेज टू 35 डेज, यानी कि 21 से 35 दिन के बीच की लगभग ये साइकिल रहती है। और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 28 डेज की ये साइकिल रहती है। इसमें जब फर्स्ट टाइम अगर किसी का पीरियड आता है तो उसको बोलते हैं मिनार्क, ठीक है। और जब पीरियड खत्म हो जाते हैं, यानी कि कोई भी ओवुलेशन नहीं होता, कोई भी ओवा जनरेट नहीं करती ओवरी, तब उस कंडीशन को बोलते हैं हम मेनोपॉज, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन कॉज सम वुमेन, तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन कॉज सम वुमेन एक्सपीरियंस प्री मेंस्ट्रुअल, यानी कि कुछ फीमेल जो, जैसे जब भी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब शुरुआत होती है, आने से पहले, पीरियड आने से पहले
यानी कि ब्लीडिंग होने से पहले कुछ साइन और सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि बॉडी पेन करती है, लोअर एब्डोमेन पेन करता है जिसको मसल क्रम्प भी बोलते हैं, ठीक है, और ब्रेस्ट में टेंडरनेस वगैरह रहती है, ठीक है। ये सब सारी सिम्टम्स कुछ कुछ देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 4 फेज में ये कंप्लीट होती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज को पॉलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटियल फेज जिसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। 4 फेजेस में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज है जहाँ पर ब्लीडिंग निकलती है। आफ्टर ब्लीडिंग स्टॉप, है ना, और जब स्टॉप हो जाती है उसके बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाती है। उसके फॉलिकुलर फेज जो है तब तक रहती है जब ओव्यूलेशन होगा। जिस दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, उस फेज को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन फेज। ये ओव्यूलेशन जो है लगभग 18 से 24 या 32 घंटे का होता है, यानी कि 24 घंटे मान के अगर चले, एक दिन का ही ओव्यूलेशन फेज होता है। जिस दिन ओव्यूलेशन का मतलब है कि ओवा ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, बस इतना। और उस ओव्यूलेशन फेज के बाद शुरू हो जाता है हमारा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज की सिग्निफिकेंस ये है कि जो ओवा था ग्राफियन फॉलिकल से निकलकर वो पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में। अब जो बच गया रेसिडुअल पार्ट, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, अब वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ओवरी के अंदर ही रहेगा और धीरे धीरे डीजनरेट करेगा। लेकिन डीजनरेट होते होते वो कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है, इसलिए उसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है। सिक्रेटरी फेज बोलने का मतलब है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम से आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, इसलिए उसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। पॉलीफेरेटिव फेज का यहाँ पर जो मेन सिग्निफिकेंट मतलब है कि मतलब क्या है, फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए भी बोलते हैं, उसका कारण है कि जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं ना वो पॉलिफरेट करते हैं, यानी कि वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, और मैच्योर होकर वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, और फिर मैच्योर वाला जो है ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोला जाता है, ठीक है। बाकी डेज वगैरह तो आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सिम्टम्स होते हैं अलग अलग फेज पर अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज में जैसे क्रैम्प होगा, ब्लोटिंग होगी, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट, हेडेक, मूड स्विंग्स वगैरह होंगे, इरिटेबिलिटी होगी, टेंडरनेस होगी, टाइटनेस होगी, और लोअर बैक पेन, ठीक है ना, कमर में दर्द भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें हम मेंस्ट्रुअल फेज में देखने को मिलेंगी। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब जब पीरियड चल भी रहा होगा, ब्लीडिंग हो भी रही होगी, तब भी ये पेन वगैरह, मसल क्रम्प, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, ये सिम्टम्स देखने को। लेकिन जब फॉलिकुलर फेज होता है उसके बाद जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद जो कि लगभग 2 से 3 दिन, 5 दिन, मैक्स से मैक्स 5 दिन चलता है, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुएशन चलने के बाद और जब ये सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो फॉलिकुलर फेज है उसके कुछ होते हैं, जैसे ग्रोइंग स्किन होगी, है ना, स्किन पर जो है थोड़ी चमक आने लगी, ग्रोइंग स्किन, ग्लो करेगी स्किन, है ना। इम्प्रूव द सेक्स ड्राइव, सेक्स करने का जो है ज्यादा सेक्स ड्राइव आएंगी, ठीक है, सेक्स करने का ज्यादा मन करेगा। हायर एनर्जी लेवल, जो एनर्जेटिक महसूस करेगी फीमेल अपने आप को, ठीक है, ये फॉलिकुलर फेज है। और जब ओवुलेशन का टाइम आएगा, जब ओवुलेशन का जो टाइम रहेगा, वो जो 24 घंटे का ओवुलेशन का टाइम रहता है, एक विंडो रहती है ओवुलेशन विंडो, जिसको बोलते हैं कि इस टाइम पर कंसीव होने की जो चांसेस होते हैं मैक्सिमम होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ओवुलेशन की जो 24 आवर की जो विंडो है, वो स्लाइटली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि वो बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज करेगी। यहाँ से ओवुलेशन से लेकर ल्यूटियल फेज में टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, स्लाइटली बढ़ा रहेगा। जैसे कि अगर किसी का टेम्परेचर 98.4 फारेनहाइट है, तो वो 98 पॉइंट की बजाय 99 फारेनहाइट रहेगा, यानी कि 0.6 फारेनहाइट जो है बढ़ा हुआ रहेगा। 100 नहीं रहेगा, 100 फारेनहाइट नहीं ना भी पहुंचे, और हो किसी किसी फीमेल में हो भी सकता है 100 फारेनहाइट पे भी रहे, ठीक है, गर्म लगे बॉडी। लेकिन हाँ, 99 फारेनहाइट तक तो आराम से रहेगा, या 99.2 या 99.5, इस तरीके से थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा रहेगा। बाकी थिकर ऑफ द वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होने लगेगा। टेक्सचर ऑफ एग वाइट्स, जैसे कि एग वाइट्स जो होता है, इस तरीके का जो टेक्सचर होता है, चिपचिपा पदार्थ, इस तरीके से वेजाइनल से डिस्चार्ज होने लगेगा। ल्यूटियल फेज, आफ्टर ओवुलेशन के बाद जो ल्यूटियल फेज आएगा, उसमें क्या देखने को मिलेगा
कि वेट गेन होने लगेगा, ठीक है, फूड की क्रेविंग, ज़्यादा भूख लगने लगेगी, चेंज इन द सेक्सुअल ड्राइव, यानी कि जो सेक्सुअल ड्राइव्स थी वो जाना ज़्यादा होने लगेंगी, ठीक है, ट्रबल द फॉलिंग स्लीप, यानी कि नींद कम आएगी, चेंज इन मूड, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मतलब पेट में गुड़गुड़ाहट और जो ऐसा गैस जैसा बनना, ठीक है, और टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट, हेडेक, ये सब सारे सिम्टम्स हमें किस में मिलेंगे, ल्यूटियल फेज में देखने को मिलेंगे। इस तरह के काफ़ी सारे जो है सिम्टम्स हम देखने को मिलता है पूरे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग टाइम पर, ठीक है, अलग अलग फेजेस में कैसा कैसा मूड रहता है। इसलिए कहते हैं कि पीरियड आने समय मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं। मूड स्विंग होंगे ही जब इतना ज़्यादा पेन और ये सब सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, और बाकी हार्मोनल चेंजेस होते ही हैं। जो हाइपोथैलेमस है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वो चेंजेस लाता है अपना ओवरी और यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए, सबके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। During the each menstrual cycle series of the change occurs ovary and sex organs। जो ओवरी के ओवरीज है, यूट्राइन है, ठीक है ना, जो यूट्रस है, वेजाइनल है, ठीक है, सर्विक्स वगैरह, इनमें भी काफी सारे चेंजेस होते हैं अलग अलग, वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, सब में एक साथ चेंज हो रहे होते हैं। और इसको जो कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है कंट्रोल होता है, ठीक है, एफएसएच और एलएच हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। तो पूरी बॉडी में, बॉडी का जैसे टेम्परेचर है, देखा फॉलिकुलर फेज में इतना नहीं बढ़ रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर है 36.4 दिखा रहा है, और यहाँ पर जब ल्यूटियल फेज आ रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर एकदम से राइज किया, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। हार्मोन्स में भी चेंज आता है, हार्मोन्स में जैसे एफएसएच लेवल है वो नॉर्मल था, और जहाँ जो है जैसे ही ये देखो हार्मोन्स में एफएसएच जो है शुरुआत में बढ़ रहा है, शुरुआत में एफएसएच के जो परसेंटेज है एज कम्पेयर टू अदर हार्मोन्स का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसको जो फॉलिकुलर है, जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनको जो है डेवलप होना है, और उनके डेवलपमेंट होने के लिए जो उनको प्रेरित करेगा, ठीक है, उनको जो प्रेरित कर रहा है डेवलपमेंट होने के लिए, वो एफएसएच हार्मोन्स होता है। और एफएसएच हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने के लिए उसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, तब जाकर वो ये एफएसएच रिलीज होता है। और ये एफएसएच लेवल जो है धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज करता है, इंक्लाइन करता है, और ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसको जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं उनको मैच्योर करने में हेल्प करता है। और वहीं एलएच हार्मोन्स जो है, ठीक है, वो भी कहाँ से रिलीज हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होगा, और उसको रिलीज करने के लिए भी हाइपोथैलेमस ही रेस्पॉन्सिबल है। और उसके रिलीज होने की वजह से अचानक से 14 डेज पर जब ओव्यूलेशन फेज आएगा तो वहां पर पीक पर रहेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल से ओवर निकलकर बाहर चला जाएगा, ओवरी से निकलकर, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, और ग्रेफियन फॉलिकल को छोड़ देगा, और फिर सडनली एकदम से डाउन हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और फिर उसके बाद जो ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगी। ल्यूटियल फेज का यहाँ पर मतलब है, यहाँ से जो ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो रही है कि ओवम निकल कर चला गया फेलोपियन ट्यूब में, और ओवरी में रह गया सिर्फ क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो कि मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स का रेसिडुअल पार्ट है, जिसमें से अब ओवा तो नहीं रहा, ओवम नहीं रहा, ओवम चला गया। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट की तरफ बढ़ने लगेगा, और ये जैसे जैसे डीजनरेट होगा फिर दोबारा से फिर से ये साइकिल शुरू होगी। जैसे डीजनरेट हो जाए कंप्लीटली डीजनरेट होने से पहले और ग्राफियन फॉलिकल्स के रैप्चर होने के बाद, यहाँ बीच में जो कॉर्पस ल्यूटियम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सीक्रेटेड करता है, जिसकी वजह से इसको सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं ल्यूटियल फेज को, और वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का रिलीज करता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का रिलीज हो रहा है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का रिलीज हो रहा है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्रिपेयर करता है यूट्रस, वो यूट्रस की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, उसकी वॉल की थिकनेस, रिच ब्लड सप्लाई, और वहाँ पर फूड की सप्लाई यानी ग्लूकोज वगैरह की सप्लाई, इन सबको रिच करके रखता है, जिससे कि यूट्रस प्रॉपर प्रिपेयर रहे। देखो सीक्रेटरी फेज में दिख रहा है यूट्रस में जो चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर ये ओवरी के चेंजेस हैं, ये यूट्रस के चेंजेस हैं। यूट्रस के चेंजेस में देखेंगे तो जो मेंस्ट्रुअल जब हो रहा है, यानी कि जब मेंस निकल रहा है, जब ब्लीडिंग हो रही है, तब वो जो सबसे पहला जो फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, उस मेंस्ट्रुअल फेज में यहाँ पर पूरा सेड ऑफ हो रही है, ठीक है।
यानी कि ये इसके लास्ट वाली स्टेज के बाद का है, जब अपनी जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो उसकी थिकनेस कम हो जाती है, नॉर्मल स्टेज में होती है यूट्रस, और फिर वहाँ से मेंस्ट्रुअल निकल रहा है, जो कुछ ब्लड और टिश्यूज, ठीक है ना, वो सेड ऑफ होकर निकल रहा है। और फिर ये 5 दिन के निकलने के बाद यहाँ से फेज शुरू हो रहा है तुम्हारा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में यूट्रस में कुछ खास ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ठीक है। लेकिन जैसे ही फॉलिकुलर फेज के जब ओव्यूलेशन फेज आता है, पॉलीफ्रेटिव फेज के बाद जो है, पॉलीफ्रेटिव फेज के बाद ओव्यूलेशन ही फेज आता है, ओव्यूलेशन के तुरंत बाद सिक्रेटरी फेज, ये ल्यूटियल फेज शुरू होता है, और यहाँ पर एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस देखिए धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ये हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है और इसकी एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को बढ़ा देता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं कि ओवेरियन में क्या चेंज होते हैं, यूट्रस में क्या चेंज होते हैं, वेजाइनल में क्या चेंज होते हैं, और सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और ये सब साइमल्टेनियसली एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो ओवेरियन साइकिल की बात करें, ओवरीज की अगर बात करें तो 1 पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। उसमें जो जब कोई भी फीमेल जो बेबी है जब वो पैदा होता है तो उसमें लगभग 2 मिलियंस, है ना, 2 मिलियंस जो है क्या पाए जाते हैं, उसमें एग्स पाए जाते हैं, ठीक है, लगभग 2 मिलियंस। और गेस्टेशन के टाइम पे जब वो गर्भ के अंदर होती है तो 7 मिलियन इमेच्योर एग्स पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे एग्स रहते हैं। लेकिन जब फर्स्ट पीरियड आता है, फर्स्ट टाइम जब पीरियड आना होता है, ठीक है ना, फर्स्ट यानी कि मेनार्क के टाइम पर लगभग 3 लाख बचते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 7 मिलियन से 3 लाख तक बाकी के कहाँ चले गए, जो एग्स थे, इमेच्योर एग तो थे लेकिन वो चले कहाँ गए, वो सारे के सारे जो इमेच्योर एग थे वो डीजनरेट कर जाते हैं, धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, डीजनरेट करने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, और डीजनरेट करते करते जैसे फर्स्ट पीरियड पर 3 लाख है, और ऑन एन एवरेज 1 एग मैच्योर एंड रिलीज द ड्यूरिंग द ओवुलेशन ईच मंथ, ठीक है ना, एवरी। तो मेनार्क से लेकर 40 साल तक की या 35-40 साल तक की एज तक जो है, हर महीने पीरियड में कोई एक एग या 2 एग हुआ, यानी कि 2 ओवरी हैं तो एक एग इधर से एक एग इधर से 2 एक साथ निकल सकते हैं, या एक एग निकलते समय तो एक ही एग निकले, यानी एक ओवरी से एक टाइम पर एक ही निकलेगा, लेकिन 2 ओवरी हैं तो 2 भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हर बार जब एक एग निकलता रहेगा, बाकी के जो 4 एग में से एक एग तो मैच्योर हुआ, बाकी के 3 क्या होंगे, वो डीजनरेट कर जाएंगे। तो होते होते क्या होंगे, जितने भी मेनोपॉज में क्या हुआ कि लास्ट में जाकर एक भी एग नहीं बचेगा ओवरी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से एग की जो है धीरे धीरे कम होते चलते हैं। और ये जो 3 लाख जो मेनार्क के टाइम पर थे, और लास्ट में जब 35 टू एज में पहुंचते हैं या 40 की एज में पहुंचते पहुंचते यहाँ पर जो एग्स की जो पॉपुलेशन है वो लगभग ऐसे 500, 300, 200 या ना भी रहे, एक भी नहीं रहे, ठीक है ना, इस तरीके से रहते हैं, वो डीजनरेट कर जाते हैं, या उनकी हेल्थ इतनी नहीं होती कि वो मैच्योर हो पाए। इवन जो हार्मोन्स होते हैं एफएसएस वगैरह, वो इतने रिलीज नहीं हो पाते उस लेवल पर कि वो एग को मैच्योर कर पाए, तो उस कारण से उनका क्या होता है, मेनोपॉज हो जाता है। बिगिनिंग एट द प्यूबर्टी द मैच्योर ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब प्यूबर्टी की स्टार्ट हो जाती है तो ये जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, जो इमेच्योर एग्स हैं, ये सब अपना मैच्योर होने की कगार पर, मतलब मैच्योर होने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे, ठीक है ना, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मैच्योर होते हैं, और जब ये मैच्योर होते हैं तो बाकी की जो एक ही मैच्योर होगा, एक टाइम पर एक मैच्योर होगा, होंगे 4 लेकिन एक टाइम पर एक मैच्योर होगा, और बाकी की जो उसके आसपास जो मैच्योर हो रहे हैं उनको डिजनरेट कर देगा वहीं के वहीं। ये इसकी खासियत है। कैसे होता है वो आगे हम समझेंगे। At the onset of the puberty, under the influence of FSH and LH, primordial follicle start growing through the various stages, ठीक है। तो ओवेरियंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ओवेरियन चेंजेस में, ठीक है ना। तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज दोनों को अलग अलग देखते हैं, ठीक है ना। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज एक्सटेंड फ्रॉम द 5th डेज ऑफ द साइकिल until the time of ovulation, यानी कि 5वें दिन से लेकर ओवुलेशन जिस दिन होगा उस दिन तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, which take place of the 14th day and maturation of the ovum with the development of the ovarian follicles take place during this phase, यानी कि इस फेज में जब फॉलिकुलर जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें, तो जो फॉलिकल्स हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स,
वो डिफरेंशिएट होते हैं फिर प्राइमरी फॉलिकल्स में, फिर वेसिकुलर फॉलिकल्स में, फिर मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं धीरे धीरे ओवरी के अंदर इनका ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल्स होता है। और इनको each ovarian structure of present the cortex in ovary and follicle consist of the ovum surrounding the epithelial cell named granulosa cells। granulosa cells जो है यहाँ पर कई सारे कलेक्टिव सेल्स के साथ बोला जा रहा है, यानी कि एपिथेलियल सेल्स, यहाँ पर देखो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं और इसके अंदर पाई जाने वाली प्राइमरी oocyte है, इन सब को इसके चारों तरफ यहाँ पर भी है, ये सब जो है जो सेल्स हैं इनको बोला जा रहा है, इन सारी सेल्स को जो इसके आसपास हैं उनको मिलाकर बोला जा रहा है ग्रेनुलोसा सेल्स बोला जा रहा है। ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स वर्ड यूज किया जा रहा है, इसके जो oocytes है, प्राइमरी oocytes है, उसके चारों तरफ पाए जाने वाले सेल्स को एक साथ बोला जाता है। जितनी भी फॉलिकुलर सेल्स हैं सबको एक साथ मिलाकर ग्रेनुलोसा सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो पॉलीफ्रेटिंग फेज ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इंक्रीज द साइज ऑफ फॉलिकल, यानी कि साइज जो है धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, यानी कि नंबर ऑफ जो सेल्स है, ठीक है ना, फॉलिकुलर सेल्स हैं वो सब बढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे वो बढ़ेंगी और इंक्रीज होगा, ओवम का साइज इंक्रीज होगा। ऑन साइड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू से जो है कनेक्ट रहेगा, जिससे कि ब्लड की सप्लाई, उसमें जो फूड है, ऑक्सीजन है, वो प्रॉपर मिल सके सेलों को। ठीक है, और इस तरीके से उसमें ये लेयर बाय लेयर जो है बढ़ते रहेंगे। किसके बढ़ते रहेंगे? फॉलिकुलर सेल्स के जो है जो बढ़ते रहेंगे और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती रहेगी, जो कि जोना पैलिसिडा का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, उसके अंदर क्या रहेगा? oocytes रहेगा। तो ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल्स। और जैसा कि पहला है प्रीमोडियल फॉलिकल्स, जो कि अभी बिल्कुल भी जो है तैयार नहीं था, ठीक है ना, और वो प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो है FSH हार्मोन्स के सीक्रेशन होने के बाद मेच्योर होने लगा और मेच्योर होने के साथ साथ वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो प्राइमरी जो है फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जो सेकेंडरी फॉलिकल्स में और फिर उसके बाद जो चेंज होगा वो ग्राफियन फॉलिकल में। अंडर द इन्फ्लुएंस FSH, ठीक है ना, तो प्राइमरी फॉलिकल 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स, यानी कि एक साथ 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो रहा है? ग्रो हो रहे हैं FSH की वजह से। ठीक है, तो ऐसा होता क्या है कि इनके सरफेस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं और वो रिसेप्टर रिसीव करते हैं FSH हार्मोन्स को, और जब जैसे ही वो FSH को रिसीव करते हैं उनको पता चल जाता है कि हमें मैच्योर होना है, और वो मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। कुछ हार्मोन्स और वो अंदर से थीका सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं, जो कि उसको ग्रो कराने के लिए या उसको मेच्योर कराने के लिए, ग्रोइंग कराने के लिए वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो ग्रेनुलोसा चेंज में सेल्स में चेंज होने लगते हैं, ओवा का जो साइज बढ़ने लगता है, कैप्सूल फॉर्मेशन होने लगती है प्राइमरी में, और ये एक फॉलिकुलर एंट्रम, एक खाली स्पेस जो है, लिक्विड स्पेस नहीं होता, इसमें भी लिक्विड भरा रहता है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, वो सब जो है पॉलिफ्रेट करने लगता है, बड़ा होने लगता है, और ये सेकेंडरी फॉलिकुलर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसका सबसे बीच में देखा जाए तो ये क्या है? प्राइमरी oocytes है, उसके चारों तरफ एक रिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं जोना पैलिसिडा। ठीक है, उसके चारों तरफ और जो सेल्स हैं उनको बोला जा रहा है फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये थीका सेल, फॉलिकुलर सेल और ये सब जोना पैलिसिडा, जोना पैलिसिडा लेकर थीका सेल इंटरना, थीका इंटरना तक की जो सेल्स हैं उनको सबको ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉलिकुलर एंट्रम इसी का पार्ट रहता है, इसमें लिक्विड भरा रहता है, और ये थीका इंटरना, ठीक है ना, एक थीका इंटरना एक थीका एक्सटर्ना दोनों होते हैं। थीका इंटरना वो है साइड जो फॉलिकुलर सेल्स की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं थीका इंटरना, और जो बाहर की तरफ होता है उसको थीका एक्सटर्ना। फिर उसके बाद चेंजेस द ग्रेनुलोसा सेल्स में जो लीकस में एंट्रम कैविटी भर जाती है, उसमें लिक्विड वगैरह भरा रहता है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है ना, ये सेल्स ऑफ द जर्म सेल, जब जर्म सेल जो है डेवलप होने लगती है मैच्योर, आपको वो दिखाते हैं कैप्सूल का, जैसे ये जब ये जो ओवम है, ठीक है ना, जो oocyte से जब ये डेवलप होने लगता है तो इसके चारों तरफ ये जो सेल्स हैं ये जन बनने लगते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? कोरोना रेडिएटा सेल्स। ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स जो बनने लगते हैं और इसके चारों तरफ क्या रहती हैं? ये रहती हैं जोना पैलिसिडा, जोना पैलिसिडा के बाद कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा के बाद ये तुम्हारी जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं ओपोस सेल्स।
या इनको ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोल सकते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स, और ये लगभग एक जैसे रहते हैं, कुछ खास ज्यादा फर्क रहता नहीं है। या फॉलिकुलर सेल्स भी इनको कह सकते हैं। फॉलिकुलर सेल्स का ही, और ये जो एंट्रम था इसका जो है साइज बड़ा होने लगता है। जो एंट्रम है, एंट्रम का जो लीकर फॉलिकल था उसका जो है साइज बड़ा होने लगता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ये जो स्पेस था, ये जो लिक्विड है उसको थ्रो करने में हेल्प करेगा। ये एकदम से ब्लास्ट जब करेगा तब ये ब्लास्ट करके यहाँ से ये फटेगा, ठीक है ना। जब ये रैप्चर करेगा तो इसको थ्रो करने में, एक थ्रस्ट पैदा करने के लिए ये लिक्विड काम करता है, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर प्रीमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है ना, या प्री मैच्योर फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स भी इसको कह सकते हैं। तब इज द ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल विद द मैच्योरिंग ओवरियन, नेम द आफ्टर डच फिजिशियन द एंटमिस्ट रेगनर दे ग्राफ। उसके नाम पर इसका जो है ग्राफियन फॉलिकल नाम रखा हुआ है। चेंजेस द कीप द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या चेंज होते हैं, ये सब सारी चीजें हैं। इसके बाद है ओवुलेशन, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल को हमने देखा कि इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। कि एक प्रीमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हुआ, उसके जो प्रोलिफरेटिंग फेज सेल्स थी वो प्रोलिफरेट हुई, यानी कि फॉलिकुलर सेल्स जी वो और ज़्यादा बनने लगी, कई सारी बनी। फिर उसके बाद उसमें एंट्रम बना और वो मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हुआ। मैच्योर फॉलिकल्स जो है उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। और इस टाइम को होने में, यानी कि इतना कुछ होने के लिए उसमें एफएसएच हार्मोन का जो है सिग्निफिकेंट रोल रहता है, ठीक है। और एफएसएच हार्मोन की वजह से अब वो मैच्योर फॉलिकल जो है, अब वो ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। और इसमें 5 से 14 दिन तक लगभग टाइम लगता है। तो 5 से 14 दिन तक, यानी कि 5 से 14 दिन की जो टाइम ड्यूरेशन है, अब 14वां दिन यहाँ आ जाता है तो वो ओवुलेशन का टाइम आ जाता है। ओवुलेशन का जब जैसे टाइम करीब आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवरी में एक एलएच हार्मोन्स रिलीज होता है, यानी कि उससे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि ओवुलेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और वो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स के चारों तरफ जाकर अटैच होता है, उसको पता चल जाता है कि अब हमको जो ब्लास्ट करना है, और वो ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन में क्या होता है कि फिर जो oocytes है, ठीक है, ओवम है, वो निकलकर कहाँ पहुंच जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। और जो बच जाता है, जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं हो, वो सब क्या कहलाते हैं, एंट्रल फॉलिकल्स, ठीक है। इस तरीके से कुछ ओवम निकलकर कहाँ पहुंचता है, फेलोपियन ट्यूब में। ये इसकी रियल इमेज है, ठीक है। और इसको इस तरीके से थोड़ा ड्रामा, मतलब उससे डायग्रामेटिकल तरीके से इसको दिखाया है। इसमें ये सबसे पहले इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो पिंक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है ये जोना पैलेसिडा है, ठीक है। जोना पैलेसिडा के बाद ये जो है कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, की सेल्स हैं। और यहाँ पर ये पोलर कॉर्पल्स है, ठीक है। इस तरीके से ये जो सेल्स रहती है, एग सेल्स या ओवम, एग सेल्स बोल सकते हैं या ओवम। अच्छा, इसकी जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या रहती है वो कितनी रह जाती है, एन, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड नहीं होती। जो जर्म सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, ओवम हमेशा हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ओवम बिकम द हैप्लॉइड ड्यूरिंग द जाइगोट, ठीक है ना। जाइगोट कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। ये ओवम जब फर्टिलाइज्ड होगा तब जाकर जाइगोट होगा। और फर्टिलाइज कब होगा, जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे तब फर्टिलाइज्ड होंगे, तब जाइगोट बनाएंगे, तब वो 2n होंगे। उससे पहले क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो ओवम फर्टिलाइज नहीं होते उनका क्या होता है, ठीक है। अब हमेशा ऐसा तो है नहीं कि हमेशा स्पर्म अवेलेबल रहेगा ओवा के लिए, ठीक है ना। पीरियड आना जैसे शुरू हो गया तो पीरियड में स्पर्म मिलेगा, तभी वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्पर्म नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब फर्टिलाइजेशन के लिए जब स्पर्म नहीं है तो उस कंडीशन में उस ओवम का होगा क्या, वो कर जाएगा डीजनरेट, ठीक है। तो फर्टिलाइज डज नॉट अकर्स, ओवम डीजनरेट। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। और यहाँ पर आ रहा है आपका ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या है,
ल्यूटियल फेज कब शुरू हो रहा था? ल्यूटियल फेज शुरू हो रहा था जैसे ही ओवोल्यूशन के बाद जो ल्यूटिन जो कॉर्पस ल्यूटियम था, ठीक है, उस कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले जो हार्मोन्स थे उनके बाद से जैसे ही ओवोल्यूशन के बाद तुरंत शुरू हो जा रहा था ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज एक्सटेंड बिटवीन द 15 टू 28 डेज ये रहता है। ड्यूरिंग दिस फेज द कॉर्पस ल्यूटियम इज द डेवलप एंड हेंस द फेज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज, और इसी के नाम की वजह से इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम इज द ग्लैंडुलस येलो बॉडी, यानी कि थोड़ा येलो कलर का दिखाई देता है, एंड डेवलप्ड फ्रॉम द रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद जो बच जाता है वो जो है कहलाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम जो है filled with blood and called the corpus हेमरेजियम, यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर बह जाती है। जब कोई एग है इस तरीके से जब वो फट जाएगा तो उसमें जो अब यहाँ से फट कर ग्राफियन फॉलिकल उसका जो ओवा था वो तो चला गया फेलोपियन ट्यूब में, अब जो स्पेस जो खाली बचा था उसमें भर जाता है ब्लड, और ब्लड भरने की वजह से जो रैप्चर है उसको क्या हो जाता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है सेल्स को, और सेल धीरे धीरे क्या हो जाती है, डीजनरेट कर जाती है। ठीक है, इस तरीके से उसको डीजनरेट करता है। और साथ में सीक्रेशन होता है हार्मोन्स का। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है क्या करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है फीमेल की ओवरी, ठीक है ना, मतलब ओवरीज को जो अदर ओवरीज है, ओवरी के अंदर जो अदर फॉलिकल्स थे है ना, उनको डीजनरेट करने का भी काम करती है, और साथ में तुम्हारे यूट्रस के मैच्योरेशन के लिए। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं वो भी उसमें आगे यूट्रस के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है और एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को बढ़ाता है। यूटेराइन चेंज इन द ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखते हैं यूटेराइन में यानी कि यूट्रस में क्या क्या चेंज होते हैं। The during the each menstruation cycle along with the ovarian change, uterine change also occur the simultaneously, यानी कि दोनों एक साथ ही हो रहे होते हैं। Uterine change occur in 3 phase: menstrual phase, proliferative phase और secretory phase। यहाँ पर जो यूट्राइन में जो फेज है यानी कि यूट्रस में जो चेंजेस आ रहे हैं, पहले मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। मेंस्ट्रुअल फेज कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज है जहाँ पर सेट ऑफ हो रही है, ठीक है, जो कि सबसे पहले आ रही थी मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग हो रही थी, कुछ टिश्यूज वगैरह निकल रहे थे, ठीक है, ऊज आउट हो रहे थे, वो सब निकल कर बाहर जा रहे थे, उसको बोल रहे थे मेंस्ट्रुअल फेज। फिर उसके बाद पॉलीफ्रेटिंग फेज थी। पॉलीफ्रेटिंग फेज में धीरे धीरे जो उसके जो वॉल्स हैं यूट्रस की वो डेवलप हो रही थी। सीक्रेटरी फेज में जो है, जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज होता है तब यहाँ पर जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, यानी ब्लड वेसल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हैं, एंडोमेट्रियम की वॉल की एकदम से थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो मेंस्ट्रुअल फेज में 4 से 5 दिन का चलता है, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, फिर मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है, इज आल्सो कॉल्ड द मेंस डायग्नोसिया या कैटेमेंसिया। ठीक है, ये सब बोला जाता है। द डे व्हेन द ब्लीडिंग स्टार्ट द कंसीडर एज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब कभी भी ब्लीडिंग जिस दिन स्टार्ट होती है उसको फर्स्ट डे काउंट किया जाता है, और उस दिन से जब अगला जो ब्लीडिंग होती है उस दिन तक के जो टाइम ड्यूरेशन के बीच में उसको एक साइकिल या 28 डेज या वो 21 से 35 दिन की जो टाइम साइकिल्स रहती है, ठीक है, वो पीरियड साइकिल रहती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और ये इस तरीके से रिपीट होता रहता है। डिक्रीज द लेवल ऑफ द 2 हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, कौन सा 2 हार्मोन्स हैं जो डिक्रीज करते हैं इसको? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। जब ये दोनों डिक्रीज हो जाते हैं एकदम, तब यहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन एकदम से डिक्रीज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर नहीं रिलीज होंगे, तो वो सेट ऑफ करने लगती है। कौन सेट ऑफ करेगी? जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो सेट ऑफ करने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये जो है मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा, ब्लीडिंग होगी और डिजनरेट कर जाएंगी जितनी भी जो सेल हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल की। और ये फिर उसके बाद पॉलीफ्रेटिंग फेज, फिर ओवुलेशन फेज और सीक्रेटरी फेज। इसमें क्या हो रहा है, देख यहाँ पर देख रहे हुए थिकनेस जो बढ़ती जा रही है, किसकी?
यूट्रस की वॉल की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, सीक्रेटरी फेज में सबसे ज्यादा रहती है। यहाँ पर ब्लड वेसल और ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल सब जो है इंक्रीज कर जाता है, काफी ज्यादा रिच ब्लड रहता है। ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 35, जब नॉर्मल अगर कितना मेंस्ट्रुअल्स जो है एक बार में निकलता हुआ है, अगर ब्लीडिंग की बात करें कितना मेंस्ट्रुअल निकलेगा, तो ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन 35 ml ब्लड along the 35 ml सीरस ब्लड द एक्सपेल्ड, यानी कि लगभग 35 ml जो है ब्लड उसमें निकलता है। ब्लड क्लॉट वगैरह रहते हैं उसमें, ठीक है, और ये सब जो है ब्लड क्लॉट के साथ जो बाहर निकलता है। प्रोलिफरेटिंग फेज में जो है उसमें धीरे धीरे चेंज आते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस बढ़ने लगती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल की प्रोलिफरेटिंग फेज में 4 से 7 दिन तक रहती है, जो कि ब्लड वेसल्स में एपीरियन, स्ट्रोमा वगैरह, ठीक है ना, इंक्रीज करते हैं। यूट्राइन ग्लैंड जो है डेवलप होने लगती हैं एंडोमेट्रियम वॉल की स्ट्रोमा में। ठीक है, सीक्रेटरी फेज में द एक्सटेंड द बिटवीन 15 to 28 days of the menstrual cycle. Between this of the ovulation days, the menstruation next cycle the commence. The after ovulation corpus luteum is the developed is the ovary, the secretory a large quantity of progesterone along the with a small amount of estrogen. यानी कि सबसे ज्यादा क्या रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन लार्ज क्वांटिटी में। कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। कब कर रहा है, सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज का दूसरा नाम ल्यूटियल फेज। ठीक है, कौन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लार्जर अमाउंट में। ठीक है, और अगर ये फर्टिलाइज्ड हो जाती है, ठीक है, अगर एग जो है फर्टिलाइज्ड हो गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये रिलीज होना, कॉर्पस ल्यूटियम तो डीजनरेट कर जाएगा एक समय के बाद। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कौन रिलीज करेगा, उसमें बताया था पहली वाली वीडियो में, हमने यहाँ बताया है, वो रिलीज करेगा आपका प्लेसेंटा। ठीक है, फिर वो बाकी का जो हार्मोन्स है प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। फर्दर द प्रोलिफरेशन द यूट्रस the endometrium becomes more thick and progesterone cause further the enlargement the endometrium stroma is the growth end of the gland। ठीक है, जब दोबारा होता है तो फिर से ग्रो करने लग जाती है। चेंजेस द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द सीक्रेटरी फेज, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह जो है अपीयर होने लगती हैं, काफी ज्यादा पिंकिश जो इंक्रीज हो जाता है, साइज हो जाता है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो है वो भी काफी हो जाता है, टॉर्टस हो जाती है, काफी लार्ज कर जाती है एंडोमेट्रियल। ठीक है ना, उसमें लिपिड और ग्लाइकोजन का जो है क्या होने लगती है, रिच होने लगती है, यानी कि इंक्रीज होने लगती है। इफ अ फर्टिलाइज्ड ओवा, ठीक है ना, इफ फर्टिलाइज्ड ओवा इज इम्प्लांटेड ड्यूरिंग दिस फेज एंड इफ द इम्प्लांटेड ओवम स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द फीटस, अगर एग जो है फर्टिलाइज्ड हुआ तो फर्टिलाइज्ड कंडीशन में वो ओवा एक सेल यानी कि जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइज होने के बाद, और जाइगोट के बाद सिंगल सेल स्ट्रक्चर रहेगा 2n, और वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो है 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा, 2 सेल का जो है 4 सेल्स में कन्वर्ट होगा, 4 सेल के बाद वो 8 सेल में, और 8 सेल का 16, और इस तरीके से सेल्स का जो है दुगनी होती जाएंगी। और ये जब 64 सेल्स का जो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, तो उसको वो धीरे धीरे मूव करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, यूट्रस में, और यूट्रस में जाकर वो हो जाएगा इम्प्लांट। ठीक है, और इम्प्लांट होने के बाद उसमें फर्दर चेंजेस होने लगेंगे। ठीक है, यूट्रस के अंदर अलग तरीके से चेंज होंगे। सर्वाइवल ऑफ द डेवलपिंग द फीटस, यानी कि फीटस के डेवलपमेंट के लिए, जैसे इम्प्लांटेशन होगी तो फीटस के डेवलपमेंट के लिए चेंजेस होने लगते हैं, और वो चेंजेस, ठीक है ना, किस में होंगे, यूट्रस में। इफ the implanted ovum is the unfertilized of then if pregnancy does not occur, menstrual occurs after this phase and new cycle begin। यानी कि अगर क्या नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, यानी कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई तो कोई भी, वो जो दिस फेज यानी कि इस फेज के बाद, कौन से फेज के बाद, सीक्रेटरी फेज के बाद जो है न्यू साइकिल भी बिगिन हो जाएगी। न्यू साइकिल कैसे बिगिन हो जाएगी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम था उसका हार्मोन्स डिक्रीज कर जाएंगे, इंक्लाइन कर जाएंगे, तो वो उसके बाद जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल है यानी कि वो सेड ऑफ होने लगेगी। जो
एंडोमेट्रियल वॉल की थिकनेस जो ज्यादा हुई थी, एनलार्ज हुई थी, वो सिकुड़ने लगेगी, सिकुड़ने की वजह से वो सेट ऑफ होगी और ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल होने लगेगा। चेंजेस इन द सर्विक्स एंड वेजाइना ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, mucous membrane of the cervix also shown the cycle change and during the difference the phase। proliferating phase में क्या हो रहा है, proliferating phase the mucous membrane cervix become the thinner and more alkaline due to the influence the estrogen। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से जो सर्विक्स है उसकी जो म्यूकस सेल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा म्यूकस रिलीज करती हैं, तो उसमें म्यूकस का जो सिक्रेशन है ना वो ज्यादा हो जाता है proliferating फेज में भी और तुम्हारा उसमें उससे पहले, ठीक है, पॉलीफ्रेटिंग फेज और ल्यूटिनाइजिंग फेज में, ठीक है ना, सिक्रेटरी फेज में। सिक्रेटरी फेज में म्यूकस मेम्ब्रेन द सर्विक्स बिकम द मोर थिक, इसमें थोड़ी कम थिकनेस हो रही है और इसमें और ज्यादा थिकनेस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो थिकनेस बढ़ती है पॉलीफ्रेटिंग फेज के टाइम पर, जब स्पर्मेटोजोआ यानी कि जो स्पर्म के उसके लिए स्पर्म के लिए एक तैरने के लिए, स्पर्म को तैरने के लिए एक मीडियम देने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है म्यूकस का, जिससे कि स्पर्म इजीली आराम से तैर कर वहां जा सके। और ये इसकी जो वो रहता है एल्कलाइन, ठीक है ना, ड्यू टू एल्कलाइन मोर एल्कलाइन रहता है, जो कि एल्कलाइन कंडीशन में ये जो म्यूकस है एल्कलाइन अगर रहेगा तो स्पर्म के सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए एल्कलाइन या न्यूट्रल फेज होना बहुत जरूरी है। अगर वो एसिडिक मीडियम मिलेगा तो वो डेड कर जाएंगे। और नॉर्मली जो स्पर्म रहते हैं वो 3 से 4 दिन हफ्ते भर तक जो है सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना, फीमेल बॉडी में। सिक्रेटरी फेज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसमें जो म्यूकस है वो एल्कलाइन रहता है और उसमें तैरते हैं, उनको हेल्प भी मिलती है। वैसे तो उनके पास खुद का फ्लूइड रहता है सीमन में, लेकिन उसको और ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी लंबा समय, मतलब काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होती है उसको, यूट्रस से लेकर उसको फेलोपियन ट्यूब में भी मूव करना होता है, फेलोपियन ट्यूब के में जाकर एग के साथ उसको फर्टिलाइज होना होता है, तो उसके लिए ज़्यादा उसको मूव करने की वजह से उसमें मोर जो है म्यूकस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो म्यूकस जो सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से सीक्रेट होता है, ठीक है। वेजाइनल्स में क्या चेंज होता है, पॉलीफ्रेटिंग फेज में एपिथेलियल सेल वेजाइनल द कन्फर्म एंड एस्ट्रोजन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि और ज्यादा थिकनेस उसकी बढ़ जाती है, यानी कि जो सेल्स हैं वो ज्यादा और बढ़ जाती हैं उसमें। और वेजाइनल में क्या चेंज रहता है, पॉलीफ्रेटिंग फेज में वेजाइनल कन्फाइनमेंट दिस पर वेजाइनल एपिथेलियम द पॉलीफ्रेट द ड्यू टू द एक्शन प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होना था, ल्यूकोसाइट्स एंड ऑफ दिस चेंज इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, यानी कि जो वेजाइनल इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और सिक्रेटरी फेज में क्या रहता है कि म्यूकस का जो सिक्रेशन है वो सिक्रेशन होने की वजह से जो भी माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं वो सब बह जाते हैं, ये भी एक फायदा रहता है। रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको रेगुलेट कौन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है पूरी तरीके से रेगुलेट करता है रेगुलेशन को, ठीक है। किस तरह से रेगुलेट करता है, नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। हाइपोथैलेमस थैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, रेगुलेटरी सिस्टम का इसका एक नाम दिया हुआ है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ovarian axis, hormones involve the regulation of the menstrual cycle, hypothalamus से gonadotropin releasing hormones, anterior pituitary hormones से FSH and LH, and ovary से निकलने वाले एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स मिलकर क्या रेगुलेट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। आइए देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कब रिलीज हो रहा है, जब यहाँ पर देखिए ल्यूटियल फेज में। ये कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स कब ज्यादा रिलीज हो रहा है, पॉलीफ्रेटिंग फेज में, पॉलीफ्रेटिंग फेज में, पॉलीफ्रेटिंग फेज में या हमारा फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर फेज में जब ओव्यूलेशन का टाइम आ रहा होता है तब। और एलएच हार्मोन सबसे ज्यादा कब रिलीज हो रहा होता है, जब ओव्यूलेशन के टाइम पर, यानी कि 14th डे पर। अगर हम बात करें इसमें तो 14 डेज से पहले और 10th डेज के बाद, 10th से लेकर 14 डेज के बीच में सबसे ज्यादा अगर हार्मोन्स का किसी का लेवल रहता है तो वो रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। और आफ्टर 14 डेज, ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सबसे ज्यादा रहता है, बाकी सारे हार्मोन जो है डिक्लाइन कर जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा LH हार्मोन जब कब रिलीज होगा, ओवुलेशन के टाइम पर, 14th डे पर, ठीक है। फिर उसके बाद है अप्लाइड फिजियोलॉजी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, मान लो कि हार्मोन्स कम रिलीज हो रहा है, ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है, या प्रॉपर रिलीज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम सिम्टम्स हमने देखने को मिलती है। ये जो पांचों हार्मोन्स थे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, है ना, पॉलिफरेटिंग, ठीक है ना, FSH हार्मोन्स हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन्स हुआ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हुआ, अगर ये हार्मोन्स प्रॉपर रेगुलेट नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं सीक्रेट हो रहा है, जो फीडबैक जा रहा है वो प्रॉपर फीडबैक नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, या कई सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स में क्या रहेंगे, मेंस्ट्रुएशन द अनप्लीजेंट सिम्टम्स, डिस्कम्फर्ट होगा, appear the many women during the menstruation, symptoms the hormonal withdrawal, the leading the cramps, uterine muscular cycles and during the menstruation, यानी कि क्रैम्प वगैरह जो महसूस होते हैं वो सब उसी हार्मोन्स की वजह से, ठीक है ना। प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब है कि सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस अपीयर, यानी कि जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जब पीरियड आने से पहले जो मूड स्विंग, जो एंजाइटी और ये जो चीजें रहती हैं, इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन जो हो जाता है, उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। यानी कि उससे पहले जो थोड़ा माइंड जो चेंज हो जाता है, पागलपन सा कभी कह सकते हैं, वैसे पागल नहीं होते, ठीक है ना, स्ट्रेस वगैरह जो फील करते हैं, बॉडी जो स्ट्रेस फील करती है उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, PMS। बाकी होता है मेनोरेजिया, जब एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगे, जो ब्लीडिंग 1 से 5 दिन तक चल रही थी वो 1 से 5 दिन ना चलकर ज्यादा दिन चले, ठीक है, तो उसको एक्सेस मात्रा में चलने लगे, ठीक है ना, और उसमें एक नॉर्मल से ज्यादा चले, तो एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया, ठीक है। ओलिगोमेनोरेजिया का मतलब है डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जैसे कि नॉर्मली हमेशा 3 से 4 दिन की मेंस्ट्रुअल रहती थी, यानी कि ब्लीडिंग रहती थी, लेकिन अब वो घटकर कभी, जैसे कि इस मंथ मान लो 4 दिन चली और फिर नेक्स्ट मंथ वाले में तो 1 ही दिन रहा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में 3 दिन हुआ, तो उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरेजिया, ठीक है। पॉलीमेनोरेजिया का मतलब है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इंक्रीज द मेंस्ट्रुएशन एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि हर बार फ्रीक्वेंसी उसकी तेज हो जाएगी, यानी कि जैसे कि अभी पीरियड हुआ और उसको 28 डेज के बाद होना चाहिए था, या 21 डेज के लगभग बाद होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा ना होकर 15 दिन बाद ही फिर से हो जाए, या फिर 15 दिन बाद हुआ, फिर नेक्स्ट वाला फिर जो है 10 या 11 दिन बाद फिर हो गया, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है मेंस्ट्रुएशन होने की ये बढ़ जाए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीमेनोरेजिया। डिसमेनोरेजिया का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन विद पेन, पेन अगर हो रहा है तो डिसमेनोरेजिया। मेट्रोमेनोरेजिया का मतलब है, मेट्रोरेजिया का, कि ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन, यूटेराइन ब्लीडिंग इन बिटवीन मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन है ही नहीं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन एक चल रहा है और फिर ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन एक मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया फिर बीच में अचानक से ब्लीडिंग हो जाए, तो उसको बोलते हैं मेट्रो, ठीक है ना, यूटेराइन ब्लीडिंग हो जाए। फिर एक है एन्वोलेटरी साइकिल, एन्वोलेटरी साइकिल इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज द ओवुलेशन डज नॉट अकर, यानी कि कोई प्रकार का कोई पीरियड ही ना हो, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल ही ना हो, उसका सीधा साधा फंडा है कि जब ओवा जनरेट ही नहीं होगा या ओवा डेवलप ही नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ही नहीं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस नहीं बढ़ेगी, थिकनेस नहीं बढ़ेगी तो उसमें ब्लड की सप्लाई रिच नहीं होगी, ब्लड की सप्लाई रिच नहीं होगी तो जब वो हार्मोन्स कम होंगे तो वो सेट ऑफ नहीं करेगा, सेट ऑफ नहीं करेगा तो मेंस्ट्रुअल नहीं होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवुलेशन नहीं हुआ, और ओवुलेशन होने के लिए प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना जरूरी है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स के डेवलपमेंट होने के लिए FSH और LH का हार्मोन्स होने का जरूरी है, तो कहीं ना कहीं FSH या LH हार्मोन्स नहीं रिलीज हुए, वो भी एक कारण हो सकता है। तो कुल मिलाकर किसी का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होना, ठीक है, ओवुलेशन ना होना क्या कहलाता है, एन ओवुलेशन ओवुलेटरी साइकिल, यानी कि ओवुलेशन ना होना, एन ओवुलेटरी साइकिल। कॉमन क्या रहेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है उसका कारण, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग
स्ट्रेस रह सकता है, एक्सपीरियंस, ठीक है ना, या एक्सरसाइज प्रोग्राम, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह का कुछ स्ट्रेसफुल है। ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, या हाइपोथैलेमस में, क्योंकि एफएसएचएल तो वहीं से रिलीज हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। डिटरमाइन ऑफ द ओव्यूलेशन टाइम, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किसी का ओव्यूलेशन टाइम कौन सा चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जो है मेन सिग्निफिकेंट रोल है, कि डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉडी बेसल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, डिटरमाइन ऑफ द हार्मोनल एक्सक्रीशन इन यूरिन, ठीक है ना, यूरिन में जो हार्मोन्स हैं उसके सीक्रेशन होने के से भी हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा फेज चल रहा है, ठीक है ना, और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से भी, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल की जो थिकनेस है वो देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फेज चल रहा है, पॉलीफ्लेटिंग फेज है या ल्यूटियल फेज है। अगर ल्यूटियल फेज होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस ज़्यादा मिलेगी हमको एज कंपेयर टू नॉर्मल। सर्वाइकल म्यूकस पैटर्न, सर्वाइकल म्यूकस पैटर्न का मतलब है कि जो सर्विक्स रहती है उसका खुलना या बंद होना, ये भी डिपेंड करता है कि जब प्रोलिफरेटिंग फेज होगा तो उसकी ओपनिंग मिलेगी प्रॉपर, और जहाँ ल्यूटियल फेज होगा तो वो क्लोज मिलेगा, क्योंकि उसकी एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ने की वजह से वो क्लोज हो जाती है। तो उससे भी हम पैटर्न से म्यूकस के, और म्यूकस के पैटर्न यानी कि सर्वाइकल म्यूकस पैटर्न का, यानी कि जो म्यूकस है, जब पॉलीफ्लेटिंग फेज था तो म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा था, और जब ल्यूटियल फेज है तो और ज्यादा सीक्रेशन हो रहा था, क्योंकि वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो रहा था उस समय, तो उससे भी पता चल जाएगा। तो वेरियस मेथड ऑफ द डिटरमाइन द ओव्यूलेशन टाइम, तो ये ओव्यूलेशन टाइम को पता करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओव्यूलेशन टाइम इसलिए जरूरी है कि जब ओव्यूलेशन टाइम का पता होगा किसी भी फीमेल का, तो उससे ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि कौन सा टाइम विंडो सबसे बेस्ट रहेगी टू कंसीव, ठीक है ना, कंसीव मतलब प्रेगनेंसी होने के लिए ज्यादा अच्छा, फर्टिलाइजेशन का टाइम कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डिटरमाइन द ऑफ द हार्मोन एक्सक्रीशन इन यूरिन, ठीक है ना, ये सब उनका एलिब्रेशन है, किस तरीके से अल्ट्रासाउंड में कैसे करेंगे, ठीक है ना, सर्वाइकल में कैसे करेंगे। क्लाइमेट एंड मेनोपोज, ठीक है ना, क्लाइमेट्रिक एंड मेनोपोज, ये क्या है? मेनोपोज मैंने जैसे बताया था कि ओवुलेशन होना बंद हो जाए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपोज, ठीक है। क्लाइमेट्रिक is the period of in the old age when the reproductive system undergo change due to the decreased secretion of sex hormone estrogen and progesterone. It occurs age 45 to 55, ठीक है। जब डिक्रीज कर जाएंगे हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होना बंद हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्लाइमेट्रिक, ठीक है ना, फेज बोलेंगे या क्लाइमेट्रिक पीरियड बोलेंगे, ठीक है। और मेनोपॉज इज द डिफाइंड एज द पीरियड व्हेन प्रेजेंट सेशन द ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, सेशन यानी कि उसमें बंद हो जाना, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का क्या है? बंद हो जाना। ये भी कब होता है? 45 टू 55 एज के समथिंग। कभी कभी आज की डेट में ये थोड़ा जल्दी भी होने लगा है, 45 के बजाय 40 और 35 एज में भी मेनोपॉज देखने को मिलते हैं। इन सम वुमेन मेंस्ट्रुएशन स्टॉप सडनली, in other menstruation flow decrease gradually during the every cycle, and finally it stop. Sometime irregular menstruation along the lengthening and the shorting the period of the less more than flow। देखो एक और चीज है इसमें, पता कैसे चलेगा कि मेनोपॉज आ गया? तो एक तो इसका सबसे बेस्ट सिम्टम्स ये है, मतलब साइन ये है कि जब मेनोपॉज आने वाला होगा तो पीरियड जो है आज इस बार आया तो अगले 2-3 महीने तक नहीं आ रहा, गैप हो गया, 2 महीने का गैप हो गया, 3 महीने का गैप हो गया, फिर उसके बाद आया, और आया भी तो 1-2 दिन की ब्लीडिंग हुई, उसके ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई। यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल की अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो ज्यादा ब्लीडिंग होगी, एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस नहीं बढ़ी, और एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस हमेशा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के ऊपर रेस्पॉन्सिबल रहती है, यानी कि हार्मोन्स कम सीक्रेशन हो रहा है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइमेट्रिक में हार्मोन्स का सीक्रेशन कम होने लगता है मेनोपॉज की तरफ, और मेनोपॉज में हार्मोन्स कम सीक्रेशन हो रहा है, और उसकी जो एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस है वो भी कम हो रही है। तो जो पीरियड था उसकी जो मेंस्ट्रुएशन थी वो कम दिन के लिए हुई, 2-4 दिन के लिए हुई, खत्म हुई, और हो सकता है 2 दिन में ही या 1 दिन में ही ब्लीडिंग होकर खत्म हो गया। तो ये साइन होते हैं किसके? मेनोपॉज के। और साइन क्या रहेंगे कि पीरियड में सोने लगेगा, ठीक है। एक तो जो टाइम थी
मेंस्ट्रुएशन का 1 से 5 दिन तक या 3 दिन या 4 दिन जो चलता था ब्लीडिंग, अब वो घटकर 1 या 2 दिन ही रह गया। एक तो ये, और दूसरा पीरियड मिस होने लगे, 1 महीने 2 महीने या 3 महीने, कभी कभी 6 महीने तक पीरियड मिस होने लगे। तो ये समझ लीजिए, और ये अचानक से एक दिन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अभी तो मिस हो रहा है 2-4 महीने के लिए, फिर एकदम से मिस हो जाए, बिल्कुल ही आना बंद हो जाए, उसको कहेंगे मेनोपॉज। ठीक है, यही सब है जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, कॉज ऑफ द मेनोपॉज ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ द एज, द एट्रोफी ऑफ द ओवेरियन अकर्स। जो ओवरीज होती हैं वो क्या हो जाती है, उनमें एट्रोफी होने लगती है। द लीड्स द सेसेशन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल कॉजिंग द मेनोपॉज, एंड 450 of the primordial follicles grow, the Graafian follicles ovulate, the 1000 of the follicles degenerate। ये कह रहा है कि 450,000 है ना, 450 प्रीमोडियल फॉलिकल्स ही पूरे एक ऑन एन एवरेज 45 साल का अगर मेनोपॉज हो रहा है तो 45 साल के पीरियड में लगभग 450 ही प्रीमोडियल फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हुए, ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हुए, उनका ओव्यूलेशन हुआ। बाकी के सब क्या कर गए, डीजनरेट कर गए फॉलिकल्स। कितने थे, 7 मिलियन। कब 7 मिलियन कब थे, ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, और फिर उसके बाद जब बर्थ हुआ तब कितने, लगभग 3 मिलियंस, और 3 मिलियंस के बाद वो कितने बचे, 3 लाख, जब फर्स्ट पीरियड है मिनार, और फर्स्ट मिनार के बाद जब 45 साल की जब एज हो गए तो लगभग कितने हुए, ओवुलेशन कितने एक्स का हुआ, लगभग अप्रोक्स 450 ओनली। और अब तो वो घटता जा रहा है समय के साथ। ठीक है ना, जैसे इनफर्टिलिटी का रेट जो है इंक्रीज कर रहा है। चेंजेस ड्यूरिंग द मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। ठीक है ना, जब पीरियड बंद हो जाते हैं उसके बाद का क्या सिस्टम रहता है, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम इज द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अपीयर द वुमेन इमीडिएटली आफ्टर द मेनोपॉज। इट characterized by certain physiological and psychological changes, then symptoms start appearing soon after the ovaries stop functioning। जब ओवरीज स्टॉप कर देती है फंक्शनिंग तो उसके बाद जो सिम्टम्स आने लगते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम्स में। और उसमें जो हार्मोन सिक्रेशन होना ही बंद हो गया तो जो मूड स्विंग ये वो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, मेजर कॉज क्या सिम्टम्स होंगे, लेक ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये होना बंद हो जाएंगे, जिससे एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस का बढ़ना घटना वो खत्म। ठीक है, सिम्टम्स क्या रहेंगे, परसिस्ट द बॉडी द गेट द एक्यूमुलाइज्ड द एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, टेम्परेचर जो बढ़ता था घटता था वो भी नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा टेम्परेचर भी। ठीक है ना, इंक्रीज नहीं करेगा। नीड द ट्रीटमेंट HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर किसी को मतलब साइकोलॉजिकली थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन भी फील हो सकता है, ठीक है ना, बाकी उसके लिए थोड़े बहुत हार्मोन्स का जो है थेरेपी शुरू की जा सकती है। जैसे कि अचानक से अगर मेनोपॉज हो जाता है किसी कारण से तो वो हार्मोन्स के सीक्रेशन ना होने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालते हैं। थोड़ा चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ देखने को मिलती है। स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिलता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन से, उस साइकोलॉजिकल कंडीशन से उभारने के लिए कुछ मात्रा में हम इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि HRT शुरू कर सकते हैं उनके लिए। बाकी एस्ट्रो इंड्यूस कैंसर, हाइपरप्लेजिया ऑफ द मायोमेट्रियम, ये भी हो सकता है। यानी कि जो डीजनरेट की हुई जो ओवरीज है, ओवरीज अब फंक्शनिंग तो है नहीं, तो उसकी जो सेल्स हैं हो सकता है उसमें जो ब्लड सप्लाई वगैरह जा रही है वहाँ की जो सेल्स हैं वो कैंसर कॉज कर सकें, या मायोमेट्रियम की जो सेल्स हैं वो कैंसर कॉज कर सकती हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये सिम्टम्स हैं, देखने को मिलता है। Definition of the infertility. Infertility is the inability to produce offspring, is the female inability to conceive the child, natural process inability to carrying the pregnancy till the completion of them. Infertility occurs due to the various factors such as the immature reproductive system, defective the reproductive system, endocrine disorder, etc. Infertility, inability to conceive, इनएबिलिटी टू मेंस्ट्रुएशन,
ठीक है ना। इनएबिलिटी टू ऑफस्प्रिंग यानी कि वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, उसको क्या बोलेंगे हम, इनफर्टिलिटी। ठीक है। इनफर्टिलिटी के अलावा इसका क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ठीक है ना। इनफर्टिलिटी के कॉज जरूरी नहीं फीमेल की ही वजह से हो, इनफर्टिलिटी के कॉज कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि मेल में भी हो सकते हैं, डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना, स्पर्म का काउंट। तो मेल में जो 20 मिलियन सीमंस में जो स्पर्म्स रहते हैं वो उनके जो है घट जाए, 20 से कम हो जाए, 20 मिलियन से, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे उसको, डिक्रीज होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है मेल में, है ना। अच्छा, इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल में भी है ना, मेल में भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इनफर्टिलिटी फीमेल में क्या हो सकता है कि ओवरी का जो है ओवा नहीं बनना, ओवर जितने भी थे वो क्या कर गए, प्रीमोडियल फॉलिकल्स जितने भी थे डिजनरेट कर गए, ठीक है। बाकी गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड है कि जब एक फर्टिलाइज्ड एग ओवा से निकलकर, उससे ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, और फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद स्पर्म से मिलकर वो बना, फर्टिलाइज्ड हुआ, और फर्टिलाइज बनने के बाद जाइगोट हुआ, जाइगोट के बाद वो इम्प्लांट हुआ यूट्रस में जाकर, इम्प्लांट होने के बाद उसका फीटोजेनेसिस शुरू हुआ। उस टाइम ड्यूरेशन से लेकर चाइल्ड बर्थ तक का जो बीच का, जो फर्टिलाइजेशन से लेकर चाइल्ड बर्थ तक के जो बीच का टाइम ड्यूरेशन है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। उस गेस्टेशन पीरियड को, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो उसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वो है एलएमपी। एलएमपी क्या होती है, एलएमपी वो डेट होती है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जो लास्ट डेट होती है किसी भी मेंस्ट्रुअल की, ब्लीडिंग की, वो डेट कंसीडर की जाती है, और उससे फिर जो टाइम ड्यूरेशन काउंट किया जाता है बर्थ तक के टाइम के, उस टाइम ड्यूरेशन को, पूरे टाइम ड्यूरेशन को बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। पार्चुरेशन क्या कहलाता है, पार्चुरेशन का मतलब है बर्थ होना, किसी बच्चे का बर्थ होना। जब कंप्लीट 9 मंथ का जो गेस्टेशन है, ठीक है, वो जब कंप्लीट होगा 9 मंथ या फिर 280 यानी कि 280 दिन के बाद जब पार्चुरेशन यानी कि बच्चे का जो बर्थ होगा, बर्थ कैनाल से, ठीक है ना, वेजाइनल अगर, या आजकल LSCS जो भी हो रहा है, ठीक है ना, उस तरीके से अगर जो बर्थ हो रहा है उसको कहते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है ना। एक्सपलेशन, एक्सपल्सन एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस फ्रॉम द मदर बॉडी, यानी कि मदर की बॉडी से बच्चे को बाहर निकलने की प्रोसेस क्या कहला रही है, पार्चुरेशन। और ओव्यूलेशन क्या कहला रही है, ओवा का कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना, ओव्यूलेशन। मदर की बॉडी से बच्चे का बाहर निकलना, कंप्लीट फीटोजेनेसिस होकर क्या कहला रहा है, पार्चुरेशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या कहला रहा है कि जब सेड ऑफ हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद ब्लीडिंग बाहर निकल रही है फीमेल बॉडी से, उसको क्या बोल रहे हैं, ब्लीड हो रही है, तो उसको बोल रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। It involves the various activities such as the contraction of the uterus, dilation and the cervix, opening of the vaginal canal, ठीक है। जब लेबर पेन होता है या लेबर हो रहा होता है, ठीक है ना, डिलीवरी ऑफ द टाइम, यानी कि जब फीटस की डिलीवरी का टाइम होता है उसको लेबर टाइम बोलते हैं। उस लेबर टाइम में जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, और जो सर्विक्स होती है आगे वो डायलेट करती है, और जो वेजाइनल कैनाल है वो भी क्या करती है, डायलेट करती है, वो भी ओपन होती है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी टेस्ट इज द टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट भी बताते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट इज द यूज द डिटेक्ट और कंफर्म ऑफ प्रेगनेंसी, बेसिस द प्रेगनेंसी टेस्ट दैट डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन क्रोनिक गैस्ट्रो HCG, ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है ये HCG, इस हार्मोन्स के थ्रू जो है उसकी जो प्रेगनेंसी, आजकल देखा हूँ मार्केट में मिलते हैं प्रेगनेंसी किट, प्रेगा न्यू वगैरह, ये सब जो है प्रेगनेंसी किट मिलती है। उसमें यूरिन की 2-3 बूंदें, 3 बूंदें डालकर उससे ये कंफर्म किया जाता है कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें चेक करने का जो प्रोसेस है उसमें कुछ हार्मोन्स लगे रहते हैं, ठीक है, और वो जैसे ही हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं उसमें लाइंस आ जाती हैं। अगर सिंगल लाइन रहती है तो नॉट प्रेगनेंसी, और अगर 2 लाइन आती है तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, यानी कि प्रेग्नेंट है। तो उसमें होता क्या है कि उसमें ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के जो है लगा रहता है, उस जैसे ही उसके साथ रिएक्ट करता है हार्मोन्स के साथ, ठीक है, तो वहाँ 2 लाइन बन जाती हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है
ठीक है, एंटीबॉडीज लगी रहती है उसमें। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट वो डबल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट होता है, ठीक है ना, उसी में जो एससीजी जो टेस्ट होता है उसी के हार्मोन्स को चेक किया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से उसका एग्रीगेशन होता है। अगर प्रेगनेंसी नेगेटिव होगी तो एग्रीगेशन नहीं होगा, एग्रीगेशन नहीं होगा, और नहीं तो और एग्रीगेशन हुआ तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाएगी, नो एग्रीगेशन, ठीक है, इस तरीके से। डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का मतलब है ब्रेस्ट में डेवलप होने वाली मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेस्ट में पाई जाती हैं। एट द टाइम ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, at the time of birth, mammary gland is the rudimentary and the consist only the tiny nipple and few radiating duct from it, ठीक है ना। यानी कि at the time of birth जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो टिनी रहती है, यानी कि वो बिल्कुल छोटी सी रहती है, कोई उसमें ऐसा कुछ डक्ट वगैरह में या कुछ भी मिल्क प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। कैसी मिलती है? रूडिमेंट्री होती है, यानी कि बस एक घेरे जैसा, ठीक है ना, दिखाई देती है, निपल्स वगैरह दिखाई देती है। एट द चाइल्डहुड टिल प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर देयर इज नो डिफरेंशिएट, यानी कि उससे पहले तक देयर इज नो डिफरेंशिएट द स्ट्रक्चर द मेमोरी ग्लैंड बिटवीन द मेल एंड फीमेल, यानी कि जब तक चाइल्डहुड में प्यूबर्टी नहीं आ रही है, आप बिफोर प्यूबर्टी तक मेल और फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड है वो लगभग एक जैसी दिखाई देती है। उसमें फर्क करना मुश्किल है कि मेल मेमोरी ग्लैंड है या फीमेल मेमोरी ग्लैंड है। और आफ्टर प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी के बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनमें क्या होने लगता है कि उनमें मेनार्स के बाद, यानी कि फर्स्ट पीरियड के बाद, फर्स्ट पीरियड से डिसाइड हो जाता है कि अब मेनार्क हो गया, मेनार्क के बाद जो फर्स्ट पीरियड के बाद उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, फीमेल्स में, क्योंकि मेनार्क जो मेंस्ट्रुएशन है वो फीमेल में ही होगा। एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी afterward there is the vast change of the structure of the female mammary gland due to the hormonal influence। इसकी वजह से हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से, कौन कौन से हार्मोन्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है, proliferating the enlargement the progressive the called that, ठीक है, इसके लिए हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है ना, और प्लेसेंटल हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? फॉर ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, कुछ कुछ मात्रा में कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। लेकिन जो ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, ठीक है, वो कहाँ से होता है? आपके कॉर्पस ल्यूटियम से। और कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब ल्यूटियल फेज आती है। और ल्यूटियल फेज में जब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन जब ज़्यादा होता है तो उससे ब्रेस्ट के एनलार्जमेंट जो है या मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ में को कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो वो इन्वॉल्व होते हैं। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब उसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, जब उनमें एनलार्जमेंट होने लगता है, मेमोरी ग्लैंड जो हैं वो ग्रोथ करने लगती हैं, तब उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो फीडबैक जाता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस, और वहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के रिलीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन, और फिर वो लैक्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी के टाइम पर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से लैक्टेशन होने लगता है। लैक्टेशन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होना इन मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। लैक्टेशन द मीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, ठीक है ना, इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है ना। तो लैक्टेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेस, मिल्क सीक्रेशन और मिल्क इजेक्शन। मिल्क सीक्रेशन का मतलब है यानी कि मिल्क सीक्रेशन होकर जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनमें भरने लगेगा, और मिल्क इजेक्शन का मतलब है कि ब्रेस्ट से, निप्पल से होते हुए ब्रेस्ट से दूध जो है या मिल्क जो है बाहर आए, ठीक है, उसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन। मिल्क सीक्रेशन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो है प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। आगे देखेंगे। मिल्क सीक्रेशन सिंथेसिस ऑफ मिल्क एल्वियोलर एपिथेलियम
द पासेस थ्रू द डक्ट सिस्टम कॉल्ड द मिल्क सीक्रेशन। मिल्क सीक्रेशन अकर्स इन 2 phases, ठीक है, 2 phases में कंप्लीट होती है, एक तो लैक्टोजेनेसिस और एक गैलेक्टोपोएसिस, ठीक है ना, यानी कि मेंटेन ऑफ द मिल्क सीक्रेशन। इन 2 प्रोसेस में इसका कंप्लीट होता है। मिल्क सीक्रेशन का जो फेज है 2 फेज में होता है, लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोपोएसिस। तो लैक्टोजेनेसिस क्या है? ऑल्दो द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क सीक्रेशन अकर द लेटर मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मिल्क का थोड़ा बहुत मिल्क का निकलना या बनना शुरू जो हो जाता है उसको बोलते हैं मिल्क सीक्रेशन का लैक्टोजेनेसिस, यानी कि दूध का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। आफ्टर द डिलीवरी द फ्री फ्लो द मिल्क ऑफ अकर्स ओनली, यानी कि जब मिल्क आफ्टर बर्थ मिल्क जो बाहर निकलने के लिए तो रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के अलावा जो लगातार जो मिल्क बनता रहेगा उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी रिलीज होता रहेगा। दिस मिल्क द मिल्क विच द सीक्रेटेड इनिशियली बिफोर द पार्चुरेशन इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम, यानी कि जो सबसे पहला जो मिल्क निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज द लेमन येलो इन कलर, in the rich is the protein and salt, but is the sugar content is low, it contain the almost the components of the milk except fat, ठीक है ना, इनकी इसमें फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है और बाकी साल्टेड रहता है थोड़ा, ठीक है ना, इसमें मीठे की मात्रा थोड़ी कम रहती है ग्लूकोज की। Maintenance of the milk secretion या galactopoiesis. Galactopoiesis depend upon the hormones like growth hormone, thyroxine hormone, the cortisol, which are the essential continuous supply of glucose, amino acid, fatty acid, calcium, after other substance necessary for this the milk production. Galactopoiesis उस प्रोसेस को बोल रहे हैं कि जिस प्रोसेस में मिल्क का प्रोडक्शन होने के लिए ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसमें हार्मोन जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन जो है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। ये सारे हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि कैल्शियम, ग्लूकोज, इनका सबका डाइजेशन और उनका जो है मेटाबोलाइज, ठीक है ना, इनका मेटाबोलाइजेशन करते हैं, ठीक है, जिससे वजह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस द गैलेक्टोपोएसिस, हाइपोथैलेमस का इसमें क्या रोल है? हाइपोथैलेमस से द गैलेक्टोपोएसिस अकर 7 to 9 मंथ ऑफ द डिलीवरी, तो 7 से 9 महीने होते हैं, ठीक है, डिलीवरी के। चाइल्ड प्रोवाइड द फीडिंग ऑफ द बेबी, मदर मिल्क इज द कंटिन्यू टिल दैट द इन फैक्ट द मिल्क द प्रोडक्शन इज द कंटिन्यू ओनली द फीडिंग बेबी कंटिन्यू सकिंग ऑफ द निप्पल बेबी द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द कंटिन्यूअस मिल्क प्रोडक्शन। जब सकिंग कर रहा होता है तो उससे एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को, जिससे गैलेक्टोपोएसिस की जो प्रोसेस है वो और ज्यादा तेजी से होने लगती है, ठीक है। मिल्क इजेक्शन इज द डिस्चार्ज ऑफ मिल्क द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जैसे मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। इट डिपेंड द सकिंग द एक्सट्रैक्टेड बाय द बेबी and the contractile the mechanism in breast which the expel the from the alveoli and duct, alveoli से निकलते हुए यानी कि निप्पल से दूध बाहर आने लगता है जब वो सकिंग करता है कोई भी बेबी, ठीक है। मिल्क इजेक्शन द रिफ्लेक्शन फिनोमेना इट्स कॉल्ड द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे ही बेबी सक करता है निप्पल्स को तुरंत ही वो इजेक्ट होने लगता है, जो कि नॉर्मल फिनोमेना है, रिफ्लेक्स फिनोमेना है, रिफ्लेक्स फिनोमेना ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स फिनोमेना है, ठीक है। लैक्टेशन में लैक्टेशन मतलब दूध का बनना, सीक्रेशन होना, इजेक्शन होना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? लैक्टेशन, जो कि इसके सीक्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोपोएसिस, यानी कि मेंटेनेशन ऑफ मिल्क सीक्रेशन और सीक्रेशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ मिल्क सीक्रेशन, यानी कि शुरुआत होना। तो जिसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, ये सब किसके लिए? गैलेक्टोपोएसिस, यानी कि उसको मेंटेन रखने के लिए। और इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को रेस्पॉन्सिबल करने के लिए, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क और ह्यूमन मिल्क फॉर्म द प्राइमरी सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन्फेंट, ये पहला प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी फीमेल बच्चे के लिए, ठीक है ना, मतलब बच्चों के लिए जो प्राइमरी न्यूट्रिशन है
इन्फेंट के लिए वो होता है मिल्क, ह्यूमन मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क। कंपोजिशन क्या होती है अगर इसके देखी जाए तो इसमें मिल्क में, तो कंपोजिशन में 88% इसमें वाटर रहता है एंड 11% ऑफ सॉलिड्स रहता है। इंपॉर्टेंट सॉलिड इज द लैक्टोज एंड लैक्टो एल्बुमिन, आयरन, विटामिन ए, डी एंड मिनरल्स और अदर सब्सटेंस भी होते हैं, कुछ एंटी बॉडीज वगैरह भी होती हैं, ठीक है ना, जो कि इम्यूनिटी का लड़ने का भी काम करती हैं, ठीक है ना। डिसएडवांटेज ऑफ एनिमल्स मीन्स इट कॉज द इरिटेट ऑफ जीआई एंड एनीमिया, यानी कि हमारे जो जीआई ट्रैक होता है उसको इरिटेट करते हैं, जो अदर एनिमल्स मिल्क होते हैं, ठीक है, अदर एनिमल मिल्क जो हैं वो करते हैं। और एक्सेसिव प्रोटीन एंड फैट, यानी कि जो एनिमल मिल्क होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किसी अदर मिल्क का नहीं पिलाया जाता। ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि 6 से 7 महीने या 1 साल तक मदर का मिल्क मिले तो वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो मात्रा जितनी ज़रूरत है किसी भी गलैक्टोज की या प्रोटीन की या ग्लूकोज की, जो भी न्यूट्रिशंस उसको चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन उसमें प्रोवाइड रहते हैं उसी मिल्क में। इसलिए 6 मंथ तक तो रिकमेंड किया जाता है कि किसी भी तरीके से कोशिश की जाए कि मदर का मिल्क। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं फीड कर पाते, या एक तो वो खुद नहीं फीड कर पा रहे, तो ये कारण हो सकता है, या फिर मदर को ही ब्रेस्ट में जो है मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा या इजेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में जो है अदर मिल्क का जो है सहारा लिया जाता है। तो मिल्क पाउडर वगैरह आते हैं मार्केट में, ठीक है ना, या वो भी मिल्क जो पाउडर आते हैं वो भी 2 तरह के आते हैं, एक तो स्टोर्ड या सिंथेसाइज्ड का मतलब लेबोरेटरी में बनाए हुए जो है ना प्रोटीन वगैरह से मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, सिंथेटिक प्रोटीन के तरीके से बनाए जाते हैं। और कुछ होते हैं कि एनिमल के जो मिल्क होता है उसको ड्राई करके उससे बनाए जाते हैं, है ना, जो एनिमल जैसे काउ मिल्क या बफेलो मिल्क का जो है ड्राई करके फिर उससे उसको ट्रीट करके बनाया जाता है। और कुछ लोग गांव देहात में आज भी क्या होता है कि गाय का दूध पिलाना प्रेफर करते हैं छोटे बच्चों को, अगर माँ का दूध जो है नहीं है उनको निकल रहा है तो उस कंडीशन में उनके दूध जो है कभी कभी जीआई ट्रैक को या उसको इरिटेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं, किसी किसी को नहीं पच पाते, तो उसके फिर अलग अलग कंडीशन रहते हैं। उसको पाउडर का दूध जो कम उसका लो फैट का रहता है और जो पाउडर मिल्क रहता है पानी के साथ मिलाकर दिया जाता है, जिससे कि उनकी किडनी वगैरह पर उन पर सब पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना डाले। और जो फोर्टिफाइड रहते हैं, फोर्टिफाइड मिल्क मतलब जिनमें आयरन वगैरह तो मिलेगा नहीं, तो वो आयरन वगैरह से फोर्टिफाइड वगैरह रहते हैं, विटामिन डी वगैरह से, ठीक है ना, इस तरीके से रहते हैं। रिदमिक सेफ पीरियड, सेफ पीरियड जो है या रिदम में जो है मेथड, ये क्या कहलाता है? सेफ पीरियड वो टाइम ड्यूरेशन है जहां पर जो है कोई भी जो फर्टिलाइजेशन है वो हो ही नहीं सकता, फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगा, कंसीव नहीं होगा, उसको बोलते हैं सेफ पीरियड। यानी कि रिदम ऑफ द फर्टिलिटी कंट्रोल ऑफ द बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ओवुलेशन, यानी कि जो ओवुलेशन का टाइम है उस ओवुलेशन के टाइम में अगर स्पर्म फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है तो ओवुलेशन होने के मतलब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसमें वो स्पर्म अगर फीमेल बॉडी के अंदर है फिर भी कंसीव ना हो या फर्टिलाइजेशन ना हो, उसको बोलते हैं सेफ पीरियड। ये मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल खत्म हुआ, मेंस्ट्रुअल खत्म होने के बाद जो पॉलिफ्रेटिंग फेज रहता है, यानी कि 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक, तो उससे करीब 5 से लेकर 10वें दिन तक, 7वें या 8वें या 10वें दिन तक, मैक्सिमम 10वें दिन तक, नहीं तो मिनिमम 7वें 8वें दिन तक जो है ये सेफ टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें अगर जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज की जाती है तो इसमें कंसीव नहीं होता, या स्पर्म को कितना भी स्पर्म जो है डिपॉजिट हो बॉडी में फीमेल बॉडी के अंदर तब भी वो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो अकर होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर ओवा प्रेजेंट नहीं होता उनके फेलोपियन ट्यूब में, वो ओवुलेशन के बाद ही पहुंचेगा, ठीक है ना। तो वो टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं, उस विंडो को बोलते हैं सेफ पीरियड। ये ओनली फॉर 2 days ऑफ द ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन शुड बी द दिस पीरियड, ठीक है। तो यहां पर हमने खत्म किया मेंस्ट्रुअल साइकिल और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बचता है आपका जो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, इन दोनों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं मिलते हैं। जय हिंद।